जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान की कि जो भारत का संविधान है वो किस तरीके से भारत में उसका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे थोड़े उसके बैकग्राउंड में। सबसे पहले क्या हुआ कि सन 1600 ईस्वी में एक कुछ ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, वो भारत की तरफ आए। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने का एक माध्यम लेकर। लेकिन व्यापार करने के माध्यम को जैसे ही उन्हें उसमें सफलता प्राप्त हुई तो व्यापार से हटकर उन्होंने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। तो तब से लेकर 1600 ईस्वी से लेकर और सन 1947 तक अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद जब वो अंग्रेज भारत से वापस गए, बहुत आंदोलन हुए और उसके बाद जैसे ही ये लोग भारत से वापस गए तो उसके बाद भारत में एक संविधान का निर्माण हुआ, जिसका मतलब है कि जो भारतीय नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक को अपना अधिकार मिलने के लिए भारत में एक संविधान का निर्माण हुआ। तो आज हम लोग उस संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास, कि भारत का संविधान कहाँ से स्टार्ट होकर और कहाँ तक पहुँचा और अभी संविधान भारत का क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी भारतीयों के अधिकार, कानून, न्यायपालिका, हर चीज़ का वर्णन है, जिससे कि जो भारतीय लोग हैं वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। उन नागरिकों के साथ कोई भी गलत अपराध ना हो सके। अगर कोई अपराध होता है तो वो एक कानूनी सजा के माध्यम से सामने वाले को सजा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान में क्या है? सबसे पहले आदर्शों और नियमों का समुच्चय है। संविधान एक पुस्तक है जिसमें भारतीय नागरिकों के आदर्शों और उनके लिए बनाए गए कानूनों के नियमों का समुच्चय है। यानी इन सब नियम कानूनों का एक गठन किया गया है उस पुस्तक में, जिसको हम लोगों ने संविधान नाम दिया है। तो संविधान की परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान भारत के लोगों के लिए बनाए गए कानून की एक पुस्तक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कितने समय से कहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए आप कि सबसे पहले भारत के अंदर एक कंपनी आई जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने भारत में व्यापारिक तरीके से अपना स्टार्ट किया व्यापार। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर सबसे ज़्यादा जो भारत के लोग थे उन पर सबसे ज़्यादा अत्याचार स्टार्ट कर दिए और अपना एक आधिपत्य जमा लिया। तो देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इस अंतर्गत जो शासन रहा भारत पर वो 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक। कब तक? 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने अत्याचार किए जिसके लिए फिर जो ब्रिटिश की जो संसद है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से वो अधिकार वापस कर लिए जो अधिकार ब्रिटिश की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। तो 1853 ईस्वी तक भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अधिकार रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बीच में एक इतनी बड़ी क्रांति होती है जिसे हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति में भारतीय लोग अधिकतर जनसंख्या में मारे गए। बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी उनकी, तो वो मारे गए थे। इसके लिए क्या हुआ इसके बाद कि ब्रिटिश क्राउन है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने हाथों में ले लिया। यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने हाथों में कर लिया। तो दो चरणों में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला। एक तो चला 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक।
1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक। उसके बाद बीच में एक 1857 की क्रांति होती है, और क्रांति होने के बाद ब्रिटिश ताज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने अधिकारों को वापस ले लिया और अपने कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी को कर लिया। तो 1858 ईस्वी से लेकर और 1947 ईस्वी तक, 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसने अपने अधिकार ले लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो देखते हैं, यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, और आने के बाद उसने अपना व्यापार स्टार्ट किया। व्यापार स्टार्ट होने के बाद जब वो अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करती गई, उसके बाद उसने भारतीयों के साथ राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। तो 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक, 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार किया। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। क्रांति में बहुत ज़्यादा संख्या में भारतीय मारे गए थे, जिसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश की महारानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार अपने हाथों में ले लिए, और वो 1858 से लेकर 1947 तक रहा। तो अब हम इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रहा, वो ब्रिटिश से बनकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू कर दिया। जिसमें क्या हुआ कि एक ब्रिटिश में एक गुप्त समिति बनाई गई। कौन सी? गुप्त समिति बनाई गई, और उस गुप्त समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन? लॉर्ड नॉर्थ उस गुप्त समिति के अध्यक्ष थे, और उस समय के 1773 ईस्वी के समय पर वो ब्रिटिश में प्रधानमंत्री भी थे। तो देखिए, गुप्त समिति की सिफारिश पर, इसकी गुप्त समिति की सिफारिश पर क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया, और उस समय के जो प्रधान थे ब्रिटिश में, वो कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ, जब लागू हुआ, उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और अपना व्यापार स्टार्ट किया, तो उसने भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। इसमें बंगाल है, मद्रास है, ऐसे कई प्रांतों को उसने अपने कब्जे में कर लिया। तो बंगाल का जो उस समय गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का जो उस समय गवर्नर हुआ करता था, और वो गवर्नर ब्रिटिश होता था, वो गवर्नर ब्रिटिश होता था। तो उस गवर्नर के पद में वृद्धि की, और उस गवर्नर के नाम से परिवर्तन करके गवर्नर जनरल कर दिया। क्या कर दिया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल। कौन? ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया, यानी गवर्नर जनरल के नाम में परिवर्तन किया गया। ठीक है। तो और जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। कौन? प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। और उससे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे, उससे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे, उनका नाम था क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर, उनका नाम क्या था? क्लाइव। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर थे क्लाइव, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ये तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जिस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। और किस समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो उसका नाम है गुप्त समिति की सिफारिश पर। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया।
कौन? बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। और बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बना वो बना क्लाइव। उसके बाद 1774 में, थोड़ा आगे समय बढ़ा तो 1774 में क्या किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें 4 सदस्य थे। उसमें पहला था जो प्रमुख न्यायाधीश था, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में। उसका जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। कौन? सर एलिजा एम्पे। तो देखिए 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें 4 प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें से जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? सर एलिजा एम्पे। कौन? सर एलिजा एम्पे। ये प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे किसके? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसके। और उसके बाद जो 3 अन्य व्यक्ति थे उनमें पहला था लॉर्ड हाइड, दूसरा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड और तीसरा था लॉर्ड निमेस्टर। कौन? लॉर्ड निमेस्टर। ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे। और जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो था सर एलिजा एम्पे। ये पूछा जाता है कि जो कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? उसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। ये रहा आपका सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या? सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो भारत में आए। भारत में आकर उन्होंने क्या किया कि व्यापार स्टार्ट किया। और व्यापार में सफलता मिलने के साथ साथ उन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और जब वो कुछ मजबूत हो गए व्यापार करने के बाद, तब उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया कि भारत के राजनीतिक जो मामले थे सारे, क्या व्यापारिक मामले तो वो कर ही रहे थे, उसमें तो लाभ कमा ही रहे थे और व्यापारिक मामले उनके बरकरार थे, लेकिन व्यापारिक मामले के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया। तो जब वो फिर वापस गए यहाँ से, जब भारतीय लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किए, बहुत कुछ देखना पड़ा, उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से गए तब हमारे एक संविधान का निर्माण हुआ। और संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हम भारतीयों के सभी अधिकार, कानून, नियम पालन, हर चीज़ का एक प्रावधान है जो उसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ शोषण करता है तो आप उसको संविधान के तहत लिखी गई सजा के तहत उसको अपराध या सजा मिल सकती है। ठीक है। तो संविधान का जो विकास रहा वो 2 भागों में रहा। इसमें 2 भागों में रहा। एक तो रहा कि 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक, इस समय तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा पूरे भारत के अंदर। और उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, जिस क्रांति के बाद बहुत भारतीय लोगों की जानें गई। तो उस क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद को लगा, या ब्रिटिश की जो महारानी थी उसको लगा कि कहीं ना कहीं ये लोग गलत कर रहे हैं, इसीलिए फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ताकत थी वो सर एलिजा एम्पे ने जो महारानी थी उस समय की उन्होंने अपने हाथों में ले ली। जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने अपने हाथों में ले ली। तो ये जो शासन रहा वो 1858 से लेकर और 1947 तक का दौर रहा। तो सबसे पहले इसके बीच एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें जो एक्ट था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो गुप्त समिति की सिफारिश पर बनाया गया। किसकी पर? गुप्त समिति की सिफारिश पर बनाया गया। और जो गुप्त समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। और वो लॉर्ड नॉर्थ जो थे अध्यक्ष, वो उस समय की जो ब्रिटिश में सरकार थी उसके प्रधानमंत्री थे। कौन? तो पूछेगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। तो वहाँ पर एक गवर्नर था। तो गवर्नर के पद में
थोड़ा परिवर्तन किया और गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव था। ये याद रखना है आप लोगों को कि बंगाल का गवर्नर कौन था? वो क्लाइव था। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें 4 प्रमुख व्यक्ति थे और एक जिनमें था प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। एक तो मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी 3 न्यायाधीश थे। तो एक जो न्यायाधीश था उनका नाम है सर एलिजा एम्फे। और उसके बाद जो 3 अन्य व्यक्ति थे उनमें पहला है लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्स और तीसरा है लॉर्ड लिमेस्टर। ये 3 व्यक्ति थे। तो ये रहा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या स्टार्ट हुआ? जो लागू हुआ वो रहा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, उस समय के जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट। कौन? विलियम पिट। और इन विलियम पिट के नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया। इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। ठीक है। तो इस समय 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। और 1773 के समय कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के समय जब इसको लागू किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट को जब ये बना, तो उसके बाद EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC के जो कार्य थे उन कार्यों को इस एक्ट के द्वारा बंटवारा कर दिया गया, जिसमें राजनीतिक कार्य को कोई और देखेगा और व्यापारिक मामले को कोई और देखेगा। यानी कि दोनों को कंपनी ने स्टार्ट में आई, जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय उसने क्या किया कि व्यापारिक मामले स्टार्ट किए, व्यापार स्टार्ट किया। और व्यापार स्टार्ट करने के साथ साथ उसने फिर राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या हुआ कि व्यापारिक मामले के लिए अलग एक सभा बना दी और जो राजनीतिक मामला था उसके लिए अलग कर दिया। तो EIC को 2 भागों में बांट दिया, व्यापारिक और राजनीतिक। इसमें व्यापारिक और राजनीतिक कार्य देखेगा, ये व्यापारिक कार्य देखेगा। तो राजनीतिक कार्य के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये राजनीतिक मामले के लिए बनाया गया। और BOD ये व्यापारिक कार्य के लिए बनाया गया। इसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामले देखने के लिए बनाया गया। और जो BOD और BOC जो स्टार्ट किया गया था कब? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसको लागू किया गया। लेकिन BOC और BOD को समाप्त कब किया गया? जब जो इस EIC का जो शासन था वो ब्रिटिश के हाथ में पहुंच गया। जो वहाँ की महारानी थी सर एलिजा एम्फे, उनके हाथों में पहुंच गया, यानी ब्रिटिश के हाथों में पहुंच गया, तब इसको समाप्त किया गया। किसको? BOC और BOD को समाप्त किया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो पूछेगा आपको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब स्टार्ट किया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्टार्ट किया गया। और BOC और BOD को समाप्त कब किया गया? तो 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके समय इसको बंद किया गया, यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है आपका सन 1786 का संशोधन अधिनियम। कौन सा? 1786 का संशोधन अधिनियम ये आया। तो इसमें देखिए क्या क्या संशोधन किए गए, क्या क्या संशोधन किए गए जो कि पीछे के जो एक्ट थे उनमें नहीं किए गए थे। वो कुछ जो कमियां उनको लगी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कार्य रह गए, या जो 84 का एक्ट था उसमें कुछ रह गए, तो उनकी कमियों को सुधार करने के लिए सन 1786 का संशोधन अधिनियम बनाया गया। और उसमें क्या किया, जो गवर्नर जनरल था, कौन? गवर्नर जनरल, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके पद में और वृद्धि कर दी। और उसके पद में वृद्धि ये की गई कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी बना दिया गया। कौन?
EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, तो सेना का एक प्रमुख होता है जिसे हम प्रधान सेनापति बोलते हैं। तो उस प्रधान सेनापति के पद को वहाँ से हटाकर और वो पद किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को। यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ थी उनमें बढ़ोतरी की जा रही थी, तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी बना दिया गया। सर्वप्रथम कॉर्नवालिस, किसको, कॉर्नवालिस, जो प्रधान सेनापति की जो शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास आई, उस समय सबसे पहला जो प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल था, कौन था, प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल था, वो कौन था, वो था आपका कॉर्नवालिस। कौन, कॉर्नवालिस। ये प्रधान सेनापति के संबंध में, यानी कि ये प्रधान सेनापति भी था और ये गवर्नर जनरल भी था। इसके बाद परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार, क्या, परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यहाँ से साफ साफ दिखता है कि जो 1786 का जो संशोधन अधिनियम था, उसमें क्या किया गया कि सबसे अधिक शक्तियाँ जो गवर्नर जनरल था उसको प्राप्त की गई, अन्य और जो व्यक्ति थे उनसे वो शक्तियाँ लेकर और गवर्नर जनरल को ये शक्तियाँ भी सौंप दी गई। तो कौन कौन सी शक्तियाँ थी कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का भी प्रमुख बना दिया गया। उसके बाद जो परिषद के निर्णय हैं, जैसे जो BOC और BOD है, ये परिषदें बनी, तो इनके जो निर्णय हैं वो निर्णय को अगर गवर्नर चाहे, गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है और वहाँ अपनी बात रखकर उसको लागू कर सकता है, लेकिन उसके जो निर्णय हैं उनको वो बंद कर सकता है। उसके बाद आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा, 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहला काम किया गया भारतीयों के लिए सबसे पहला काम किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे एक साल में, शिक्षा पर 1 लाख का खर्च। किसके लिए, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज भारतीयों के लिए 1 साल में 1 लाख का खर्च ओनली शिक्षा पर करेंगे। उसके बाद चीन और चाय को छोड़कर, चीन और चाय को, यहाँ चीनी मत कर लेना, ये चीन है क्या, चीन और चाय को छोड़कर EIC का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया। क्या, जो 1813 का चार्टर एक्ट आया उसके तहत जो ईस्ट इंडिया का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया चीन और चाय का। इसका, चीन का और चाय का, यानी कि चीन के साथ और चाय को छोड़कर, चीन और चाय को छोड़कर EIC व्यापार सिर्फ इसका कर सकती है, चीन और चाय का, उसके अलावा किसी का भी व्यापार नहीं करेगी। यानी कि व्यापार जो एकाधिकार थे उनको भी समाप्त कर दिया EIC के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको। उसके बाद इसी में 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई लोग थे, जैसे अफगानिस्तान में ईसाई थे और भी जो ईसाई हैं या बाहर से जो ईसाई हैं, वो ईसाई क्या करेंगे कि भारत में आकर अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। यानी कि ईसाइयों को ये छूट दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि जो ईसाई हैं वो भारत में आकर अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं और रह सकते हैं। धर्म प्रचार के लिए ईसाइयों को ये उन्होंने छूट दे दी। किस एक्ट के द्वारा, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये छूट ईसाइयों को मिली कि ईसाई भारत में आएँ और अपना धर्म प्रचार करें। तो देखिए, ये आज की आपकी क्लास रही भारत का संवैधानिक विकास। एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक संविधान बना। संविधान क्या है, तो संविधान भारतीय लोगों के नियम कानूनों की एक पुस्तक है जिसमें हम सबके अधिकार रखे हुए हैं। यानी कि आप लोगों पर अगर कोई अत्याचार करता है तो आप उस कानून के तहत उसको सजा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो बना वो गुप्त समिति की सिफारिश पर बनाया गया और गुप्त समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। और लॉर्ड नॉर्थ उस समय के ब्रिटिश के भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1774 में एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाया कलकत्ता के अंदर। ब्रिटिश लोगों ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया 1774 में, जिसमें 4 न्यायाधीश थे
जो प्रमुख न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था, उनका नाम था सर एलिजा एम्फे, और अन्य 3 व्यक्ति और थे जिनका नाम लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड लिमेस्टर, ये 3 व्यक्ति और थे। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसके पद में परिवर्तन किया और गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। तो पहला जो गवर्नर जनरल रहा भारत का, वो बंगाल का, वो कौन से थे? क्लाइव। और जो गवर्नर जनरल रहे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये विलियम पिट, उस समय के 1784 के समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके नाम पर इस एक्ट को रखा गया। और इस एक्ट में क्या किया गया कि जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया, यानी कि 2 भागों में BIS का विभाजन कर दिया, जिसमें एक BOC और एक BOD, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो राजनीतिक मामलों को देखेगा और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो व्यापारिक मामलों को देखेगा। उसके बाद जो BOC और जो BOD है उसको 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है 1786 का संशोधन अधिनियम, जिसमें सबसे अधिक अगर कोई एक्ट है जिसमें गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया है तो वो 1786 का एक्ट है, जिसमें गवर्नर को ही प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई। और उसके बाद जो परिषद के जो निर्णय थे, जो डिसीजन था परिषद के, जो BOC और BOD जो डिसीजन देते थे उनके डिसीजन को रद्द करने का एक अधिकार दे दिया किसको? गवर्नर जनरल को। और ऐसा प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो था कॉर्नवालिस, जो कि प्रधान सेनापति भी रहा और गवर्नर जनरल भी रहा। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें शिक्षा पर भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्चा किया जाएगा, सिर्फ शिक्षा पर। और उसके बाद क्या था कि चीन और चाय को छोड़कर EIC के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय को छोड़कर EIC के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास, जिसमें भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और कुछ जो एक्ट थे, संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, ये हम आगे पढ़ेंगे। और अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि जो एक्ट थे, स्टार्टिंग के जो एक्ट थे उन एक्ट के बारे में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं उनको पढ़ लिया। इसके आगे के जो एक्ट हैं वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, उसके ऐसे ही आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।